Hello students, today's our topic is shoulder dystocia. Shoulder dystocia is an obstetrical emergency in which the vaginal phallic delivery that requires additional obstetrical maneuvers to deliver the fetus after the head has delivered and genital traction has failed. इसमें क्या है, जो vaginal phallic delivery है उसमें जो हेड है वो तो डिलीवर हो जाएगा, लेकिन शोल्डर जो है वो इम्पैक्शन हो जाएगी, शोल्डर्स की अंदर ही रह सकते हैं. अकर्स व्हेन ईदर द एंटीरियर और लेस कॉमनली द पोस्टीरियर फीटल शोल्डर इम्पैक्ट्स ऑन द मैटरनल सिम्फिस और सैक्रल प्रमोनटरी रिस्पेक्टिवली. इसमें क्या है, ये कब कंडीशन क्रिएट होती है, जब एंटीरियर शोल्डर या पोस्टीरियर एंटीरियर शोल्डर की इम्पैक्शन के चांसेस ज़्यादा है, अंदर रहने के चांसेस ज़्यादा है. जो एंटीरियर शोल्डर है वो सिम्फिस प्यूबिस के कारण डिलीवर नहीं हो पाता, और जो पोस्टीरियर शोल्डर है ड्यू टू द सैक्रल प्रमोनटरी. So the difficulties encountered in the delivery of the shoulders in the phallic presentation after the head is born is termed as shoulder dystocia. Definitions. First is impaction of the fetal shoulders at the pelvic outlet after the delivery of the head. हेड डिलीवर होने के बाद जो शोल्डर्स हैं वो पेल्विक आउटलेट के अंदर ही रह सकते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, जैसे सिम्फिस प्यूबिस के बैक साइड पे एंटीरियर शोल्डर का होना. देन डिफिकल्टी इन डिलीवरी ऑफ द फीटल शोल्डर्स. यू कैन सी इन दिस डायग्राम द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर. फर्स्ट इज हेड फ्लोटिंग, हेड फ्लोट कर रहा है बिफोर एंगेजमेंट. इन सेकेंड एंगेज हो गया हेड इन द पेल्विस, पेल्विक इनलेट में. देन फ्लेक्शन, आफ्टर दैट डिसेंट कंटिन्यू. इन द थर्ड फर्दर डिसेंट एंड देन इंटरनल रोटेशन. जब इंटरनल रोटेशन होएगी उस टाइम पे जो हेड है इट विल कम्स अंडर द सिम्फिस प्यूबिस. इन द नेक्स्ट डायग्राम कंप्लीट रोटेशन ऑफ द बिगनिंग एक्सटेंशन, मीन्स के जो एक्सटेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी हेड की, और देन एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स के क्राउनिंग होएगी. क्राउनिंग के बाद जो आप फोर्थ डायग्राम में साइड पे देख रहे हो दैट इज क्राउनिंग. क्राउनिंग के बाद फिर बिगनिंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स के जो हेड की डिलीवरी है विद द एक्सटेंशन इट विल स्टार्ट. एंड देन कंप्लीट एक्सटेंशन, एक्सटेंशन से हेड डिलीवर हो गया. इन 6 पिक्चर रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन मीन्स जैसे रोटेशन हुई थी फॉरवर्ड रोटेशन, हेड जो है वापस अपनी जगह पे चला गया, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड रेस्टिट्यूशन में. देन डिलीवरी ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर. उसके बाद पोस्टीरियर शोल्डर और एंटीरियर शोल्डर जो है वो दोनों डिलीवर हो जाएंगे. सिम्फिस प्यूबिस से आप देखो इजीली जो शोल्डर है वो डिलीवर हो रहा है, और जहाँ पे सैक्रल प्रमोनटरी है वहाँ से भी जो पोस्टीरियर शोल्डर है वो इजीली डिलीवर हो रहा है. दैट इज़ अ नॉर्मल लेबर. सो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग ड्यूरिंग लेबर नॉर्मली पासिस थ्रू दीज स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप थे? एंगेज हुआ हेड सबसे पहले, देन डिसेंट, डिसेंट जो है वो एंड तक होएगी कंटिन्यू. फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, उसके बाद एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, हेड की एक्सटर्नल रोटेशन होएगी, एट द सेम टाइम इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर. देन डिलीवरी ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये था नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर. देन इन शोल्डर डिस्टोशिया एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन. एक्सटर्नल रोटेशन हेड की होएगी और इंटरनल रोटेशन शोल्डर की. जब शोल्डर रोटेट करेंगे देन देयर विल बी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. जो शोल्डर है एंटीरियर शोल्डर सिम्फिस प्यूबिस के कारण वो डिलीवर नहीं हो पाएगा, और पोस्टीरियर शोल्डर ड्यू टू द सैक्रल प्रमोनटरी. उसके बाद इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ मैनुअल्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम बेबी को डिलीवर कर पाएंगे. यू कैन सी इन दिस पिक्चर द इम्पैक्शन ऑफ द बोथ शोल्डर्स. दोनों शोल्डर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. जो एंटीरियर शोल्डर है वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि सिम्फिस प्यूबिस की बैक साइड पे है. देन शोल्डर डिस्टोशिया. इसमें जो ऊपर पिक्चर है वहाँ पे देखो सिम्फिस प्यूबिस से
टच करके जो एंटीरियर शोल्डर है वो डिलीवर हो रहा है। देन इन द नेक्स्ट डायग्राम वहाँ पे एंटीरियर शोल्डर इम्पैक्टेड बिहाइंड द सिम्सिस प्यूबिस, सिम्सिस प्यूबिस की बैक साइड पे इम्पैक्ट हो गया है, वहीं पे फिक्स हो गया है। देन यूनिलेटरल शोल्डर डिस्टोशिया मीन्स कि एक ही शोल्डर जो इम्पैक्ट हो जाएगा सिम्सिस प्यूबिस के बैक साइड पे, जैसे एंटीरियर शोल्डर दिखाया है इस डायग्राम में, वो सिम्सिस प्यूबिस की बैक साइड में इम्पैक्ट हो गया है। और जो पोस्टीरियर शोल्डर है इट कैन डिलीवर इजीली। एंड बाइलेटरल शोल्डर डिस्टोशिया, इसमें दोनों शोल्डर ही इम्पैक्ट हो चुके हैं इनटू द पेल्विस। सो द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग लेबर नॉर्मली पासिस थ्रू दीज स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप थे? एंगेज हुआ हेड सबसे पहले, देन डिसेंड, डिसेंड जो है वो एंड तक होएगी कंटिन्यू, फ्लेक्शन इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, उसके बाद एक्सटेंशन रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन हेड की एक्सटर्नल रोटेशन होएगी, एट द सेम टाइम इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, देन डिलीवरी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये था नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर। देन इन शोल्डर डिस्टोशिया engagement, descent, flexion, internal rotation, extension, restitution, external rotation। external rotation head की होएगी और internal rotation shoulder की। जब shoulder rotate करेंगे then there will be problem, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो शोल्डर है एंटीरियर शोल्डर सिम्सिस प्यूबिस के कारण वो डिलीवर नहीं हो पाएगा, और पोस्टीरियर शोल्डर ड्यू टू द सैक्रल प्रमोनटरी। उसके बाद इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? कुछ मैनुअल्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम बेबी को डिलीवर कर पाएंगे। The risk factors during intrapartum period, prolonged first stage of labor, लेबर की जो फर्स्ट स्टेज है प्राइमरी ग्रेविडा में 12 आवर्स की होती है, अगर इससे भी ज़्यादा चली जाए देन देयर विल बी चांसेस ऑफ द शोल्डर डिस्टोशिया। देन सेकेंडरी अरेस्ट, prolonged सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ऑक्सीटोसिन एगमेंटेशन, असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी। इन केसेस में ज़्यादा चांसेस हैं ड्यूरिंग द लेबर के जो शोल्डर है it will impact into the pelvis. How to prevent shoulder dystocia? The risk factor assessment and progress of labor may help in the prediction of it, but they are insufficient. एक तो हमें रिस्क फैक्टर का पता होना चाहिए, दूसरा हमें लेबर की प्रोग्रेस जो है कैसी हो रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम पता लगा सकते हैं कि शोल्डर डिस्टोशिया हो सकता है या नहीं, बट these are assessment और progress of labor are insufficient, इनकी assessment करना insufficient है। इसके अलावा हमें और भी पता होना चाहिए। but trial includes management of suspected fetal macrosomia। एक तो हमें जो suspected cases हैं, अगर जैसे fetal macrosomia है उस केस में हो सकता है shoulder dystocia, हमें पहले से ही मैनेजमेंट करनी है। then history of the previous shoulder dystocia and its sequelae। एक तो हमें पहले से पता हो कि पिछली जो डिलीवरी हुई थी, जो प्रीवियस डिलीवरी थी, उस टाइम पे भी शोल्डर डिस्टोशिया था, हम उस केस में भी मैनेज कर सकते हैं। देन पार्टोग्राफ में सिग्नल यू द डिले ऑफ द स्टेजेस एंड एनी फिटेड डिस्टेंस। जब हम पार्टोग्राफ फिल करते हैं वो हमें सिग्नल दे देता है कि कौन सी स्टेज में डिले हो रहा है, कौन सी स्टेज जो है वो लॉन्ग जा रही है और फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। उस केस में भी शोल्डर डिस्टोशिया को हम सस्पेक्ट करके उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, असेसमेंट करनी है मदर की, इन्वेस्टिगेशंस करनी है। अर्ली इन्वेस्टिगेशंस के मैक्रोसोमिया फीटल का वेट कितना है, प्रीवियस शोल्डर डिस्टोशिया था या नहीं। देन मॉनिटरिंग एंड पार्टोग्राफ, कंटिन्यू मॉनिटर करनी है जो प्रोग्रेस है, और पार्टोग्राफ फिल करना है। डिलीवरी ऑफ द हेड ऑफ द बेबी, बेबी की हेड की डिलीवरी के बाद डिलीवरी ऑफ द शोल्डर प्लस बॉडी। उसके बाद जो ये कंफर्म करना है कि डिलीवरी जो है शोल्डर की और बॉडी की इजीली हो जाएगी।
आफ्टर द डिलीवरी देन जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, जो पोस्टम केयर है वो प्रोवाइड करनी है मदर को। All birth attendants should be aware of methods of diagnosing shoulder dystocia and the techniques required to facilitate delivery। जो भी बर्थ अटेंडेंट है उन्हें पता होना चाहिए कि शोल्डर डिस्टोशिया कैसे डायग्नोस करना है, कौन सी टेक्निक हमने यूज़ करनी है टू फैसिलिटेट द डिलीवरी। देन बर्थ अटेंडेंट्स should routinely look for the signs of shoulder dystocia. Timely management of shoulder dystocia requires prompt recognition. This is for shoulder dystocia. First one is difficulty with the delivery of the face and chin. Then head remaining tightly applied to the vulva or even retracting, means turtleneck sign. Turtleneck sign, this occurs when the baby's shoulder is obstructed by the maternal pelvis. The turtle sign means appearance and retraction of the baby's head into the shell, means कि वो retract होएगा, means के backward move करेगा, and red puffy face. Then failure of the restitution of the fetal head, failure of the shoulders to descend. You can see in this picture the turtleneck sign. Fetal head emerges and retracts against the perineum. Routine traction in an axial direction, means कि जो normally हम rotate करते हैं in the normal vaginal delivery, can be used to diagnose the shoulder dystocia, but any other traction should be avoided. Routine traction is defined as the traction required for the delivery of the shoulders in a normal vaginal delivery where there is no difficulty with the shoulders. Axial direction means axial direction is the direction in a line with the fetal spine that is without lateral deviation. In management, we have to use some manuals. First one is, in the first line manuals, call for help. हेल्प के लिए बुलाना है, जैसे असिस्टेंट्स को, एनेस्थिस्ट को और पीडियाट्रिशियन को. देन इवेल्युएट फॉर द एपिजियोटमी. अ लार्ज एपिजियोटमी इफ नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर पहले नहीं दी है, इज गिवन एंड द बेबीज माउथ एंड नोज आर क्लियर्ड. आफ्टर दैट हाँ एक और बात, अवॉइड फंडल प्रेशर. इसमें हमने फंडल प्रेशर नहीं डालना. और उसके बाद आ गया लेग्स जिसमें लेग्स का यूज़ होता है, मैक रॉबर्ट्स मैनुअल. इसमें हम लेग्स को एब्डोमेन के ऊपर जो है उस साइड पे फ्लेक्स कर देते हैं. दिस इज़ द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन एंड मस्ट बी परफॉर्म्ड फर्स्ट. यही हमने इंटरवेंशन करनी है. और इसके साथ ही सुप्रा प्यूबिक प्रेशर डालना है, मीन्स के सिम्सिस प्यूबिस के ऊपर प्रेशर डालना है. इससे क्या होएगा, जो स्पेस जो है वो ज़्यादा मिल जाएगी शोल्डर्स को आउट होने में. जो मैंने एक वीडियो साथ में सेंड किया, आप उसमें भी देख सकते हो कि कैसे ये मैनर अप्लाई करना है. In this it is consist of possible abduction of the maternal legs by sharply flexing them on the abdomen after removing the legs from the strictures. This tends to free anterior shoulder, क्योंकि अगर हम सिम्सिस प्यूबिस के ऊपर प्रेशर डालेंगे, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर डालेंगे, उससे जो एंटीरियर शोल्डर है वो फ्री हो जाएगा. और उसके साथ जो सुप्रा प्यूबिक pressure will abduct and rotate the anterior shoulder of the fetus to enter into the oblique diameter of the pelvis. After that, second line manual. Then rotational manual. Enter the rotational manual. इसमें rotational manual जो है वो दो हैं. First one is Woods corkscrew manual. ये दो सारी जो एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट स्लाइड्स में है, आप उसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. जो वुड्स कॉक्सक्रू मैनुअल है, इसमें क्या करना है, अंडर द सिम्सिस प्यूबिस जो पोस्टीरियर शोल्डर है इज प्रोग्रेसिवली रोटेटेड एंटीरियरली बाय 180 डिग्री इन अ कॉक्सक्रू मैनर, रिलीजिंग द इम्पैक्टेड एंटीरियर शोल्डर. और इसके साथ ही जब हमने शोल्डर रोटेट करना है, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर भी डालना है. और दूसरा मैनुअल जो है जो इसके साथ ही अप्लाई करना है, दैट इज़ द रॉबिन्स मैनुअल.
फर्स्ट fetal shoulder is rocked from side by pressing the maternal abdomen. इसमें maternal जो abdomen है उस पर भी प्रेशर डालना है और साइड बाय साइड जो शोल्डर है उसे हमने आउट करना है। और रिमूव द पोस्टीरियर आर्म, इसमें जो पोस्टीरियर आर्म है, क्योंकि डिलीवर करना है हमने पोस्टीरियर शोल्डर को या पोस्टीरियर आर्म को, ठीक है। इसमें क्या करना है, प्लेसिंग हैंड डीप इनटू द वजाइना अलोंग द सैक्रल कर्व, धीरे धीरे वजाइना के अंदर हैंड को इंसर्ट करके अलोंग द सैक्रल कर्व, और उसके बाद जो पोस्टीरियर आर्म है उसे स्वीप करना है क्रॉस द चेस्ट, क्योंकि वो चेस्ट पे अगर फ्लैक्स्ड पोजीशन में है तो उसे बाहर निकालना है, फॉलोड बाय इट्स डिलीवरी, देन द एंटीरियर शोल्डर इज इजीली डिलीवर्ड। आफ्टर दैट रोल द पेशेंट टू हर हैंड्स एंड नी, फिर पेशेंट को हैंड्स एंड नी पोजीशन भी दे सकते हैं हम इसमें, ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, वो आगे डायग्राम है पिक्चर, उसमें आप देख सकते हो। फर्स्ट लाइन मैनुअल्स में जो फर्स्ट पॉइंट था वो था कॉल फॉर हेल्प, इनिशिएट द रेड अलर्ट। इसमें स्टेट क्लियरली कि क्या डिफ़िकल्टी है, देन देयर शुड बी एक्सपीरियंस्ड ऑब्स्टेट्रिशियन, मिडवाइफ, नर्सिस, न्यूनेटोलॉजिस्ट और एनेस्थेसिस्ट। देन सिक्योर आईवी लाइन को कंटिन्यू रखना है। देन लिथोटमी पोजीशन देनी है, लेग्स इन स्टिप अप्स विद बटक्स एट द एज ऑफ द बेड, जो लेबर बेड है वहाँ पे उसके बटक्स होने चाहिए और लेग्स जो है वो जो स्टिप्स हैं ऊपर उसमें होनी चाहिए। देन ब्लैडर को एम्प्टी करना है, यहाँ कैटेटराइज करना है। फंडल प्रेशर शुड नॉट बी यूज्ड, जो मैंने पहले बताया था कि फंडल प्रेशर अप्लाई नहीं करना। एनकरेज द मदर नॉट टू पुश, ना ही पुश करने के लिए बोलना है क्योंकि इट मे कॉज यूट्राइन रप्चर। Then episiotomy to create the more space for the greater access to the pelvis, large episiotomy देनी है। and episiotomy is not always necessary, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बारी episiotomy देनी है। किसी केस में without episiotomy भी easily जो by applying the suprapubic pressure we can deliver the shoulders। routine flexion in an axial direction means कि जो नॉर्मली हम रोटेट करते हैं इन द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, कैन बी यूज टू डायग्नोज द शोल्डर डिस्टोशिया बट एनी अदर ट्रैक्शन शुड बी अवॉइडेड। रूटीन ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज द ट्रैक्शन रिक्वायर्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स इन द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी वेयर देयर इज नो डिफिकल्टी विद द शोल्डर्स। एक्सियल डायरेक्शन मीन्स एक्सियल डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इन अ लाइन with the fetal spine that is without lateral deviation। देन एक्सटर्नल प्रेशर, सुप्राप्यूबिक प्रेशर, एक्सटर्नली जो प्रेशर हाथ से डाल रहे हैं सिम्सिस प्यूबिस के ऊपर, उसकी वजह से भी स्पेस बन रही है और जो शोल्डर है इट कैन बी डिलीवर्ड इजीली। रोटेशनल मैनुअल्स, फर्स्ट इज रूबिन 2 प्लस वुड स्क्रू मैनुअल। इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट रूबिन्स मैनुअल है इज द रोटेशन ऑफ द एंटीरियर शोल्डर अंडर द सिम्सिस प्यूबिस बाय गिविंग द सुप्रा प्यूबिक प्रेशर। देन जो रिवर्स है, रिवर्स वुड स्क्रू मैनुअल इज द सेकेंडरी रोटेशनल मैनुअल टू डिलीवर द बेबी इन केस ऑफ द शोल्डर डिस्टोशिया। In the second line management, the second last point is remove the posterior arm। इसमें क्या करना है, प्लेसिंग द हैंड डीप इनटू द वेजाइना अलोंग द सैक्रल कर्व, जैसे सैक्रल कर्व के साथ साथ हमने जो वेजाइना के थ्रू हाथ इंसर्ट करना है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, अलोंग द सैक्रल कर्व एंड द पोस्टीरियर आर्म इज स्वेप्ट अक्रॉस द चेस्ट। ये देखो जो एक आर्म है, पोस्टीरियर आर्म है, उसे चेस्ट से स्वीप करके बाहर को निकाल लिया है, उसे डिलीवर कर लिया है।
then the anterior shoulder will be easily delivered. Then roll the patient to her hands and knees. मीन्स के जो स्कर्टिंग पोजीशन है, नीलिंग पोजीशन है वो देनी है. इसमें हैंड्स और नीज जो है वो कंसीडर करते हैं फॉर द डिलीवरी. ये जो पोजीशन है ये हाई रिस्क जो शोल्डर डिस्टोशिया है उस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी इन द माइनर शोल्डर डिस्टोशिया. दिस पोजीशन और दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड Gaskin maneuver. It is a summarization of the first line and second line management in the picturized manner. Third line maneuvers. A final course of action used only when all actions are failed. अदरवाइज हम जो पहले दो मैनेजमेंट हमने पढ़ी है फर्स्ट एंड सेकंड लाइन मैनेजमेंट वही करेंगे. बहुत जो कंडीशन है एब्रप्ट है वर्स है उस कंडीशन में हम थर्ड लाइन मैनर यूज़ करते हैं. द बेबी मोस्ट लाइकली इन द हाइपोक्सिक एसिडोटिक स्टेट. इसमें फर्स्ट वन इज क्लीडोटमी. इसमें क्या करना है, फ्रैक्चर करना है हमने वन और बोथ क्लेविकल बोन्स का. दोनों जो क्लेविकल्स हैं एक या दोनों क्लेविकल बोन को हमने फ्रैक्चर करना है विद अ सीजर और अदर शार्प इंस्ट्रूमेंट टू फ्री द इम्पैक्टेड शोल्डर. ये कब परफॉर्म करते हैं, अगर जो फीटस है एनसेफेलिक है और डेड फीटस है. देन जेवनली मैनुअल मोस्टली फॉर द बाइलेटरल डिस्टोशिया. इसमें क्या है, जो फीटल हेड विल बी फ्लेक्स्ड एंड द फीटस इज रिप्लेस्ड विद इन द यूट्रस. और इसमें क्या है, अगर इसमें हमने यूट्रस को रिलैक्स करके फीटस को एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के द्वारा डिलीवर करना है. दिस मैनुअल इज जनरली नॉट प्रैक्टिस्ड. देन सिम्फिजियोटमी. ये बहुत रेयर कंडीशन में किया जाता है. इसमें जो सिम्फिसिस प्यूबिस है उसे कट करके स्पेस को इंक्रीज करता है. देन फ्यूचर पोस्टीरियर एक्सिलरी स्लिंग. इसमें जो पोस्टीरियर एक्सिला है, पोस्टीरियर आर्म का एक्सिला है, उसमें हमने फिंगर डाल के फ्रैक्शन देनी है. दिस इज द लास्ट चॉइस. क्लीडोटमी. एंटीरियर क्लेविकल इज प्रेस्ड अगेंस्ट द रिमाई ऑफ द pubis. Then avoid puncturing the lungs by angling the fracture anteriorly. जब clavicle bones को फ्रैक्चर करना है then one should avoid puncturing the lungs. Theoretically, a fracture of a clavicle is less serious than the brachial nerve injury and often heals rapidly. जो clavicle injury है या clavicle fracture है ये जल्दी heal हो जाता है rather than brachial nerve injury. Juvenalis maneuver. It consists of cephalic replacement and cesarean delivery. इसमें cephalic replacement करनी है, मीन्स के cephalic portion को हमने replace करना है into the uterine cavity और उसके बाद cesarean delivery करनी है. क्योंकि इस केस में जो शोल्डर है दोनों ये मेनली जो बाइलेटरल शोल्डर डिस्टोशिया है उसमें यूज़ किया जाता है. इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड. देन रिलैक्स यूट्रस विद द टर्बिटलाइन. टर्बिटलाइन जो है वो 0.25 mg देनी है सबक्यूटेनियसली. आफ्टर दैट रोटेट द हेड बैक टू ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन. मीन्स के रिवर्स रेस्टिट्यूशन करना है, बैक घुमाना है. उसके बाद फ्लेक्स नेक. देन अपवर्ड प्रेशर डालना है नेक को फ्लेक्स करने के बाद. देन टू ऑपरेशन थिएटर. उसके बाद ऑपरेट कर देना है, सिजेरियन डिलीवरी कर देनी है. फिर सिम्फिजोटमी. इंसर्ट फॉलिस कैथेटर. यूज वेजाइनल हैंड टू लेटरली डिस्प्लेस यूरेथ्रा टू अवॉइड द इंजरी. आफ्टर दैट इंसाइज सिम्सिस थ्रू द मोन्स प्यूबिस. जैसे डायग्राम में दिखाया है सिम्सिस प्यूबिस को कैसे कट करना है. आफ्टर डिलीवरी there may be some maternal complications like postpartum hemorrhage in 11% cases. Vaginal lacerations will be there. Cervical laceration, third and fourth degree tears in 3.8% cases. Then puerperal infection.
Credotomy, anterior clavicle is pressed against the rami of the pubis. Then avoid puncturing the lungs by angling the fracture anteriorly. जब clavicle bones को fracture करना है, then one should avoid puncturing the lungs. Theoretically, a fracture of a clavicle is less serious than the brachial nerve injury and often heals rapidly. जो क्लेविकल इंजरी है या क्लेविकल फ्रैक्चर है, ये जल्दी हील हो जाता है rather than brachial nerve injury. Brachial plexus injury. Most cases resolve without the permanent disability, but larger infants at higher risk. बहुत सारे केसेस में तो ये मैनेज हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो इन्फेंट हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है. ब्रेकियल जो प्लेक्सिस है, दे में इंजर्ड ड्यू टू द एक्सेस ट्रैक्शन, जब हम ज़्यादा ट्रैक्शन देते हैं, और ड्यू टू द मैटरनल propulsive force. There will be damage to the posterior shoulder plexus is unlikely due to the healthcare professional. The injured plexus, how the plexus may injure, you can see in the video. जो मैंने आपको वीडियो सेंड की है, उसमें ये भी एक पार्ट दिखा रखा है कि जो प्लेक्सिस है ज़्यादा ट्रैक्शन देने की वजह से कैसे वो इंजर हो सकती हैं. फ्यूचर प्रेगनेंसी. Mode of delivery will be lower segment cesarean section or the vaginal delivery. इसमें क्या है कि planned cesarean delivery may be reasonable when there is a macrosomia. प्लान डिलीवरी हम उस टाइम पे कर सकते हैं जब मैक्रोसोमिया की कंडीशन है या डायबिटिक मदर है, क्योंकि डायबिटिक मदर का जो बेबी है उसका ऑटोमेटिकली जो बेबी होएगा वो मैक्रोसोमिक होएगा. उस केस में पॉसिबिलिटी हो सकती है शोल्डर डिस्टोशिया की, और हम उस केस में प्लान्ड सिजेरियन डिलीवरी कर सकते हैं. बिसाइड दिस इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस विद द पेशेंट एंड हर हस्बैंड. इसके अलावा हमने पेशेंट से डिस्कस करना है, उसके हस्बैंड से और उसकी फैमिली से भी डिस्कस करना है, और कंसेंट लेना है. अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, हमने सिजेरियन सेक्शन करना है, क्रीडोटमी करनी है, या कोई भी ऑपरेटिव डिलीवरी करनी है, उसके लिए हमने पेशेंट से कंसेंट लेना है, उसके हस्बैंड से हमने डिस्कस करना है. Okay students, if you have any doubt in this topic, then please ask me any question anytime. Thank you.